नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अनुप्रति योजना से संबंधित जो आपके सवाल हैं सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें। जिन लोगों ने अभी तक अनुप्रति योजना का फॉर्म नहीं भरा है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये जो स्क्रीन पर सवाल दिख रहे हैं इन सवालों के अलावा भी कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले मैंने वीडियो बनाया था अनुप्रति योजना का, उसमें बताया था कि अप्लाई कैसे आपको फॉर्म करना है। मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जन आधार अपडेट करने की होती है, जिसमें मैं इनकम सर्टिफिकेट या और जो ज़रूरी सर्टिफिकेट होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। और जिन्होंने पिछली बार अप्लाई कर दिया था सर्टिफिकेट वगैरह, उनको केवल आय लिख कर अपडेट करनी होती है। ये मैंने उसमें बताया था। आप जन आधार ई मित्र पर जाकर अपडेट करवा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं अगर आप जानते हैं अपडेट करना। फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसमें कोचिंग सेलेक्ट करनी होती है कि आपको कौन सी कोचिंग मतलब लेनी है, कहाँ पे कोचिंग करनी है। जैसे स्टूडेंट फॉर्म भरता है उसी तरह अनुप्रति के कोचिंग वालों को भी फॉर्म भरने पड़ते हैं, वो उनका अलग प्रोसेस है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि पिछले साल जो कोचिंग थी वही इस बार है। कुछ कोचिंग हटा भी सकते हैं वो और कुछ कोचिंग ऐड भी कर सकते हैं। उनका एक क्राइटेरिया होता है, अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो उनको उनकी कोचिंग को वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। कुछ लोगों का सवाल होता है क्या मतलब कौन कौन सी कोचिंग और क्या पहले कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप फॉर्म भर दें कोचिंग वगैरह, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। पहले इसमें ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, बाद में ज्वाइन की जाती है। पैसे किसके अकाउंट में डाले जाते हैं, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें जन आधार वगैरह में अपनी बैंक की डिटेल होती है सारी। तो वैसे तो अनुप्रति योजना के पैसे उस कोचिंग के खाते में डाले जाते हैं, जहाँ पर भी आप कोचिंग करने वाले हैं उनके खाते में आपके पैसे 2 किस्तों में डाल दिए जाते हैं। पहले 60% फिर बाद में 40% पैसे डाल दिए जाते हैं। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं या प्रतिष्ठित संस्थानों से जो होते हैं, बढ़िया संस्थानों से, जैसे कि इंजीनियरिंग, क्लेट, मेडिकल एग्ज़ाम, आरएएस मतलब आरपीएससी, यूपीएससी, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर आप शहर से बाहर जाकर कर रहे हैं तो 40,000 रुपये आपको रहने के दिए जाते हैं, रहने खाने के, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आप वहाँ पर जहाँ पर भी रह रहे हैं उसका जो प्रूफ है, हॉस्टल का जो सर्टिफिकेट है, जो आप किराया दे रहे हैं उसका सर्टिफिकेट कोचिंग वाले आपसे मांग लेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ पे जमा कराने के बाद आपको ये पैसे बाद में डाल दिए जाते हैं। ये सभी कोर्स में नहीं मिलते हैं पैसे। रीट वगैरह की कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं। और इस योजना के फॉर्म ऑनलाइन ही भरने होते हैं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन कोई कागज़ जमा नहीं कराना पड़ता है, ना ही ऑफिस जाना पड़ता है। और इसमें सवाल होता है कि अधिकतम उम्र सीमा क्या है, फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो देखिए इसमें अधिकतम उम्र सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। आप जिस भी कोर्स की जो भी कोर्स आपने भरा है उस कोर्स के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है आप वहाँ तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मेंशन नहीं कर रखा है उम्र का। जैसे कि यूपीएससी की है तो आप उसको पता है कि अधिकतम उम्र सीमा उसमें क्या है, तो आप वहीं तक तैयारी करेंगे। आपके आरक्षण के हिसाब से वो उम्र सीमा बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से अगर आप उस एग्ज़ाम के एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए तो आप इसमें फ़ॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है कि अधिकतम उम्र सीमा इतनी होनी चाहिए। इसमें जैसे सेकंड ग्रेड के लिए कौन सा ऑप्शन भरे होते हैं, उसमें आरपीएससी के लिए 2 ऑप्शन दिए होते हैं। तो एक ऑप्शन तो उसमें आरएएस के लिए होता है स्पेशल, और जो दूसरा ऑप्शन होता है आरपीएससी का, उसमें आरएएस के अलावा सभी एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप आरएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरएएस वाला ही सेलेक्ट करेंगे। जो सेकंड ग्रेड कर रहे हैं वो दूसरा वाला करें ऑप्शन सेलेक्ट। और अगर आप इस योजना का आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, बना हुआ आय प्रमाण पत्र देखना चाहते हैं जिसको मतलब कोचिंग के पैसे मिल गए, तो वो मैंने importantplus.com वेबसाइट पर डाला हुआ है। और इस योजना की जो योग्यता वगैरह हैं और जो भी चीज़ें सारी उस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। और पिछले साल भी मैंने जो वीडियो बनाए थे उसकी एक प्लेलिस्ट आपको अनुप्रति की इस चैनल पर मिल जाएगी। आप सारी वीडियो जाके देखें, क्योंकि इसमें सारा सिस्टम वही है पिछले साल वाला, केवल जगह वगैरह इस बार चेंज कर दी, थोड़ी बढ़ा दी हैं। बाकी प्रोसेस जो नोटिफिकेशन में लिखा था वो यही है कि जो पहले शर्तें थी वही इस बार हैं, वही नियम इस बार हैं। तो चलिए, और इसमें जैसे कि आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनवाएं, तो पिछली 2021 में जब योजना आई थी तो ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाया था, उनका भी अप्रूव हो गया था। और जिन्होंने संरक्षक के नाम से मतलब माँ बाप के नाम से, या फिर जिनके माँ बाप नहीं है तो वो भाई के नाम से, या जो भी संरक्षक हैं उनके नाम से बनवा सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप जैसे कि आपके पिताजी नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट उस प्रमाण पत्र के साथ उसी पीडीएफ में अटैच कर दें। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप अपने ज़िले के डीएलओ से संपर्क कर लें। उनको क्लियर नहीं हो पाता है तो आप उनको बता देंगे कि इस तरह की समस्या है, तो वो उसको अप्रूव कर देंगे।
उस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आय प्रमाण पत्र आप संरक्षक के नाम से ही बनवाएं इस बार, और उसमें जो घोषणा वगैरह उस पर करके उसमें नोटरी भी होती है और 2 साइन होते हैं। फ़ोटो चिपकाना अनिवार्य है नहीं, लेकिन आप चिपका सकते हैं ऊपर कोने में। अनुप्रति वाले के लिए स्पेशल ऊपर लिखा होता है कि अनुप्रति के लिए आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, वो आप इम्पोर्टेंट प्लस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें। फिर आता है कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी और इसमें आरक्षण का लाभ कितना है, किसके नंबर आने के चांस ज़्यादा हैं। तो देखिए, इसमें आरक्षण तो मतलब स्पेशली फीमेल के लिए ये फॉर्म अच्छे हैं, क्योंकि उनको 50% आरक्षण दिया गया है। मतलब कि 30,000 सीटें हैं, तो उसमें से 15,000 तो फीमेल के लिए फिक्स हैं। उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो आरक्षण होता है वो भी फीमेल को मिलता है, तो उनके चांस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी जो EWS का जैसे 10% है, उस तरह से जो SC/ST का आरक्षण है वो भी मिलते हैं। और फीमेल का अलग से 50% है। मतलब पहले 50% सीट हो जाएंगी, फिर उसमें भी डिवाइडेशन होगा कैटेगरी के हिसाब से। मतलब फीमेल और ST कैटेगरी के तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोर्स की बात करें किस में भरने में फ़ायदा है, देखिए जो सिलेक्शन होता है वो आपकी परसेंटेज के हिसाब से होता है, ज़िले के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं होता केवल परसेंटेज के हिसाब से हो। कई बार ऐसा होता है किसी ज़िले में हाई परसेंट के लोग नहीं मिल पाते हैं, मान लो कोई पिछड़े ज़िले हैं तो वहाँ से, लेकिन कुछ लोग लेना अनिवार्य होता है, तो वहाँ पर कम परसेंट वालों को भी ले लिया जाता है। कुछ ज़िले होते हैं जहाँ पर इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सारे सिलेक्शन वहीं से हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी वहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि हर ज़िले से स्टूडेंट आने चाहिए, और जो स्टूडेंट आएंगे उसमें हाई जो परसेंट वाले हैं उनको लिया जाता है। और CBSE RBSE का मैटर होता है, जैसे कि CBSE में परसेंट आसानी से बन जाती है, RBSE में थोड़ी टफ होती है, तो CBSE परसेंट को थोड़ा कम किया जाता है। मान लो किसी की RBSE में 81% है और CBSE में 90% है, तो इन दोनों का मतलब एक है। मतलब CBSE की परसेंट को 0.9 से गुणा किया जाता है। जैसे कि 90 है तो उसको 0.9 से गुणा करेंगे तो आप 81% आ जाएगी, और RBSE की जो परसेंट है उसको ऐसा ही रखा जाता है। और इसमें 10वीं 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होती हैं, या जिस एग्ज़ाम के लिए आप भर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कौन सा कोर्स आप ले रहे हैं, कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 10वीं या 12वीं, अगर 10वीं से काम चल रहा है जैसे कांस्टेबल में, तो वहाँ पर 10वीं के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। और अगर आपकी एग्ज़ाम में 12वीं की मार्कशीट ज़रूरी है तो वहाँ पर 12वीं के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। और इस एग्ज़ाम की जिस एग्ज़ाम की योग्यता है वो मैं इंपॉर्टेंट प्लस वेबसाइट पर डाल दूँगा। हर एग्ज़ाम के अलग-अलग हैं। मान लो UPSC की, तो उसमें भी कुछ ज़रूरी कर रखा है कि 12वीं या 10वीं में इतनी परसेंट मिनिमम होनी चाहिए। इस तरह से कुछ सभी कोर्स में है, तो वो मैं वहाँ पर दे दूँगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसमें कोर्स का ध्यान रखें। जैसे कि इस बार इंजीनियरिंग की जगह सबसे ज़्यादा है, और कांस्टेबल वगैरह की कम है, रेट की 4500 हैं जो भी हैं, कांस्टेबल की 2400 जगह। तो इसमें फॉर्म आने के हिसाब से किस में नंबर आने के चांस ज़्यादा हैं, तो देखो इसमें पहली बात तो कोचिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मान लो आपने स्प्रिंग बोर्ड भरा है तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी कोचिंग वाले को एक भी स्टूडेंट ना मिले, ठीक है। तो ये कोचिंग वाले का इसमें कोई मैटर नहीं होता है, केवल कोर्स मैटर करता है, आपकी कैटेगरी मैटर करती है, और आपका ज़िला, ठीक है। इन चीज़ों को फ़र्क आपके उसमें पड़ सकता है, और परसेंट आपकी कितनी है। बाकी आप लोग कोर्स देखिए, जैसे RS के फॉर्म भरने वाले सारे इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी परसेंटेज हाई होती हैं, तो उधर परसेंट हाई जाती है, और कांस्टेबल वगैरह में परसेंट कम जाती है। तो अगर आपकी हाई परसेंट है और अगर आप कांस्टेबल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके नंबर आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इस तरह से। और आप कौन कौन से कोर्स के लिए भर सकते हैं, तो इसमें स्पेशली मेंशन कर रखे हैं बहुत सारे कोर्स, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी कोर्स के लिए भर दें, फिर बाद में आपको कोचिंग अलॉट हो जाए तो वहाँ पे आप कोचिंग वालों से कांटेक्ट करके अपना जो कोर्स है वो चेंज करवा सकते हैं कि सर मेरा इसके लिए सेलेक्ट हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा बैच ज्वाइन कर रहा हूँ उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो लगभग वैसा ही बैच होता है, तो वो ज्वाइन करने की बोल देते हैं, तो आप वो दूसरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दोस्त बोलते हैं कि ऑनलाइन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन कोचिंग के लिए। तो जब आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोचिंग मिल जाती है, तो आपको ऑनलाइन ID पासवर्ड दे दिए जाते हैं। ये सामान्य स्टूडेंट के लिए होता है, जो बिना अनुप्रति कोचिंग करते हैं उनको भी कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ID पासवर्ड। तो इसकी कोई बात नहीं है, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग मिल जाएगी अनुप्रति में, तो ऑनलाइन ID पासवर्ड मिल ही जाते हैं। बाकी अटेंडेंस का मैटर रहता है, इसमें लिखा हुआ है कि आधार बेस्ड, मतलब आधार की फिंगरप्रिंट के हिसाब से उपस्थिति जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उपस्थिति वगैरह का मैटर नहीं है, आप लोग अप्लाई करें, आपको कोचिंग मिलने पर ऑनलाइन ID पासवर्ड भी दे दिए जाते हैं, आप उनसे पढ़ लेना। एक ये कि कोचिंग के पैसे एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं क्या, मान लो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उससे ज़्यादा भी, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट से किसी भी अन्य प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको अनुप्रति के पैसे से ही कोचिंग करवाई जाएगी, तो आपको पैसे देने का प्रावधान इसमें नहीं है, आपसे वो पैसे नहीं लेंगे एक्स्ट्रा। और अब बात आती है कि अगर कोई गलती हो जाए फॉर्म में या कुछ सवाल है तो आप कहाँ पूछ सकते हैं, और इसकी अंतिम तिथि की। तो
पिछली बार मैंने बताया था कि आपके ज़िले का एक एसजीआई डिपार्टमेंट होता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, उसका एक हेड ऑफिस हर ज़िले का होता है। वहाँ पर डीएलओ बैठते हैं, तो जो जिलाधिकारी होते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म भर के वहीं फॉरवर्ड होता है। जो वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, वही करते हैं। अगर कोई तरह की समस्या है तो वैसे जयपुर का हेड ऑफिस का नंबर है जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, या फिर इंपॉर्टेंट प्लस वेबसाइट पर सारे नंबर मैं डाल दूंगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके वो मैटर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह अलाउ नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आपको वहाँ से अधिकारी के द्वारा ऑप्शन दिया जा सकता है फॉर्म भरने का, अगर कोई समस्या है तो, ठीक है। और लास्ट डेट की बात है तो ये 6 से और 20 तक के लिए फॉर्म चल रहे हैं, 20 अप्रैल तक के, और अभी इसकी डेट आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन 100% इसकी डेट आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप 20 से पहले ही फॉर्म भर दें। लेकिन अगर किसी वजह से फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, आपके प्रमाण पत्र नहीं बने, तो इसकी डेट श्योर बढ़ेगी आगे। हर बार बढ़ती है इस बार, और हर एग्ज़ाम की बढ़ रही है, हर चीज़ के फॉर्म बढ़ रहे हैं, तो इसकी भी डेट बढ़ेगी। 15-16 दिन में फॉर्म कंप्लीट नहीं होते हैं, 14 दिन में। तो आप इसकी टेंशन ना लें, जैसी डेट बढ़ जाएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल पर जुड़े रहें। फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करें, या फिर